हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अथर्व जीएस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है वैदिक संस्कृति और जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, स्टेट लेवल के पीसीएस, रेलवे, एसआई, एसएससी इत्यादि कोई भी एग्जाम हो, उनमें यहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ये मेरे द्वारा बनाया गया खुद का नोट्स है। मैं जितना भी नोट्स तैयार करती हूँ वो बहुत सारे बुक्स का निचोड़ होता है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे वीडियो को देखें जिससे आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। आज का जो ये वीडियो है तो ये टॉपिक है वैदिक संस्कृति और इसका जो समय काल है वो 1500 बीसी से 600 बीसी इसका समय काल माना गया है। पिछले वीडियो में जो हड़प्पा संस्कृति हम लोगों ने पढ़ा था उसका जो समय काल था वो लगभग 2500 से 1750 बीसी माना गया था और उसके बाद के काल को यानी हड़प्पा संस्कृति के बाद के काल को हम लोग वैदिक संस्कृति कहते हैं और इसका समय काल क्या है तो 1500 बीसी से 600 बीसी। फ्रेंड्स, वैदिक संस्कृति को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय काल है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी के अंतर्गत माना गया है और उसके बाद के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं, यानी कि उसका जो समय काल है 1000 बीसी से 600 बीसी माना गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो समय काल है आप इस पर जरूर ध्यान दें क्योंकि कभी कभी एग्जाम में समय काल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका समय काल क्या है, तो आप इसको जरूर नोट कर लें। आगे बात करते हैं। वैदिक संस्कृति ही आर्य संस्कृति है, यानी कि भारत में हमारे प्रदेश में जो पहले आर्य आए वो जो संस्कृति लाए थे उसी को हम लोग वैदिक संस्कृति कहते हैं। आर्य जो थे वो एक जैसी भाषा बोलने वाले लोगों का समूह था, यानी कि वे लोग एक जैसी भाषा बोलते थे और एक समूह में रहते थे, उन्हें हम लोग आर्य कहते हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है तो श्रेष्ठ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो आर्य शब्द का अर्थ क्या है तो श्रेष्ठ। आर्यों का मूल स्थान क्या है तो ये विवादित रहा है क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों का अलग अलग मत रहा है। कोई सब लोगों ने डिफरेंट जगह से बताया कि आर्य यहाँ से आए, तो कोई बताया आर्य वहाँ से आए। लेकिन जो इतिहासकार हैं मैक्स मूलर, उनके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है कि आर्य लोग जो हैं वो मध्य एशिया से आए हैं और ये जो मत है वो सर्वमान्य रहा है और मतलब कि बहुत सारे इतिहासकारों का ये मत उन्होंने माना है कि हाँ आर्य जो है वो मध्य एशिया से आए होंगे। आगे बात करते हैं आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ कौन है तो कौन सा है तो ये वेद है। और वेद कितने हैं तो 4 हैं। कौन कौन तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मैंने जब पिछला वीडियो पढ़ाया था प्राचीन इतिहास का इंट्रोडक्टरी क्लास चलाया था उसमें मैंने इन चारों वेद के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल किया है, तो आप उस वीडियो को जाके आप देखें जिससे कि आपका वेदों के बारे में कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए आगे बात करते हैं आर्य प्रदेश के बारे में। तो आर्य प्रदेश की पहचान जो है वो ऋग्वेद में वर्णित नदियों के नाम पे होती है, यानी कि आर्य लोग जो आए थे वो नदियों के किनारे जो बसे थे उन नदियों के नाम पे ही आर्य प्रदेश की हम पहचान करते हैं। ठीक है, किसमें तो ऋग्वेद में। इसमें जो थी वो नदियाँ कौन कौन सी थी तो काबुल की 4 नदियाँ, पंजाब की 5 नदियाँ और एक सिंधु नदी और एक सरस्वती नदी है। टोटल कितनी नदियाँ हो गई तो 11 नदियाँ टोटल हो गई। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं वो नदियाँ कौन कौन सी थी। तो यहाँ जो है मैंने जो है नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दोनों दर्शाया है क्योंकि एग्जाम में इससे भी आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी आपको प्राचीन नाम देके इनका जो है आधुनिक नाम पूछ लिया जाएगा और कभी कभी आधुनिक नाम देके प्राचीन नाम पूछ लिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। पहले जो थी काबुल की जो 4 नदियों में पहली नदी थी वो थी कुंभा। कुंभा का जो कुंभा एक प्राचीन नाम है और जो आधुनिक नाम है वो कौन सा है तो काबुल। सेकेंड बात करते हैं क्रुमु नदी। क्रुमु नदी का जो आधुनिक नाम है वो है कुर्रम। तीसरी जो है वो गोमती नदी, ठीक है, और उसका आधुनिक नाम क्या है तो गोमल। चौथी नदी जो है प्राचीन नाम है सुवस्तु और उसका आधुनिक नाम क्या है तो स्वात। अब बात करते हैं पंजाब की वो 5 नदियाँ कौन कौन सी थी। तो पहली नदी है शुतुद्री। शुतुद्री का जो आधुनिक नाम है वो क्या है तो सतलज। वितस्ता को आज हम लोग झेलम नदी के नाम से जानते हैं। अस्कनी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। परुशनी रावी नदी, ठीक है। विपाशा को व्यास नदी के नाम से जानते हैं। तो ये नदी भी आप अच्छे से ध्यान से देख ले, आप इसे याद कर ले, नोट कर ले क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको मिलान करने के तौर पे किस नदी को क्या कहा जाता है मिलान करने के तौर पे दे दिया जाएगा, तो जिससे कि आप अच्छे तरह से मिलान कर पाओ और अच्छा स्कोर कर पाओ। तो इसको आप अच्छे से याद कर ले, नोट कर ले। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी तो आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी सिंधु नदी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
नेक्स्ट पॉइंट है, आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती, और जो कि सरस्वती नदी अभी वर्तमान में लुप्त हो गई है। और इसके नदी स्थान पे कौन सी नदी बहती है? तो घग्गर नदी बहती है। बात करते हैं सप्त सैंधव प्रदेश के बारे में। तो सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहते थे? तो पंजाब की 5 नदियाँ, ठीक है, यानी कि ये पांचों नदी जो है पंजाब की, एक सिंधु नदी, एक सरस्वती नदी, ठीक है, यानी टोटल हो गई 7 नदी। और 7 नदी का जो कुल है यहीं पे आर्य सबसे पहले आके बसे थे, और इसे ही हम लोग सातों नदी को मिला के हम लोग सप्त सैंधव बना, प्रदेश बना, ठीक है, इसे ही हम लोग सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। आर्य सबसे पहले इसी सप्त सैंधव में आकर बसे थे, यानी इसी नदी के किनारे आर्य सबसे पहले बसे थे। आर्यों के कबीले में 5 जन प्रमुख थे, ठीक है। ये 5 जन कौन कौन से थे? 5 जन, तो पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रुह, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इन 5 जन के अलावा जो था, इनके अतिरिक्त भरत, कृवि एवं तीतसु भी उल्लेखनीय है, ठीक है। इनके 5 जन के अलावा ये जो थे आपस में युद्ध करते रहते थे, लड़ते रहते थे, ठीक है। और एक है विश्वामित्र। विश्वामित्र के कहने पे 10 राजाओं का जो संघ था, यानी कि उन्हें किनसे युद्ध किया था? तो भरत कुल के सुदास से युद्ध किया था। किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे। और इस युद्ध में कौन विजय हुआ? तो सुदास विजयी हुआ, ठीक है। और ये जो युद्ध हुआ था उसे ही 10 राग युद्ध कहते थे, ठीक है। और मैंने ये पहले भी पढ़ाया है प्राचीन इतिहास में, जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास चलाया था उसमें बताया है कि एक दशराग युद्ध के बारे में बताया था कि उसके नाम पे भी, भरत के कुल के नाम पे भी भारत हमारा देश का नाम भारत पड़ा था। तो ये वहीं से भारत नाम पड़ा है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान दें। आगे बात करते हैं ऋग वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं कि राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो समाज का जो संगठन था वो कबीलाई था, यानी कि लोग किस में रहते थे? तो कबीला में रहते थे। और कबीला को जन कहते थे, ठीक है। कबीला को क्या कहते थे? जन कहते थे। जन की जनता को विष्ट कहा जाता था, यानी कि कबीला को जन कहा जाता था। और जन में जो लोग रहते थे, यानी जनता रहती थी, उसको जनता को क्या बोलते थे? तो विष्ट बोलते थे। और उनके मुखिया को, यानी कि लोगों के मुखिया को, यानी विष्ट के मुखिया को, जन के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो राजन्य, या उसे हम जनपति कहते थे। राजा केवल जनता का स्वामी होता था, ठीक है। राजा केवल जनता का स्वामी था। ऐसा नहीं था कि वो उसके पास भूमि थी तो वो भूमि का भी स्वामी रहेगा, नहीं। तो वो भूमि का स्वामी नहीं, सिर्फ जनता का स्वामी रहता था। राजपद वंशानुगत नहीं थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा नहीं था। जो श्रेष्ठ व्यक्ति उस टाइम में थे वही वो राजपाट संभालते थे। युद्ध मुख्यतः जो युद्ध होता था इन लोगों के बीच में, मैंने जो पहले युद्ध बताया वो किन के लिए होता था? तो चारागाह और पशुओं के लिए युद्ध होता था, ठीक है। और मैंने यहाँ पे नोट के तौर पे लिखा है, कहीं बुक में आपको उत्यति यानी गव्य शब्द मिलेगा, तो आप कंफ्यूज ना करें, क्योंकि इसका मतलब चारागाह होता है, इसे ध्यान दें। आगे बात करते हैं, राजा की सहायता के लिए पुरोहित एवं सेनानी होते थे। राजा की सहायता के लिए क्या होते थे? पुरोहित और सेनानी होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके अलावा ग्रामणी, सूत, रत्कार, कर्मकार इत्यादि होते थे, जिन्हें क्या कहता था? तो रत्नी कहा जाता था। ये भी ध्यान दें, इन्हें क्या कहा जाता था? ग्रामणी, सूत, रत्कार, कर्मकार इत्यादि को रत्नी कहा जाता था। राज्याभिषेक के समय इनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अति प्राचीन काल में, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं अति प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जनसभा को क्या कहा जाता था? तो विदत कहा जाता था। बाद में सभा और समिति का विकास हुआ, ठीक है। पहले जो सभाएं होती थी, जनसभाएं होती थी, उसे क्या कहा जाता था? विदत कहा जाता था। और बाद में जो होने लगी उसे सभा और समिति के नाम से जानते हैं, उनका विकास हुआ। अब बात करते हैं सभा के बारे में। एक चुनी विशिष्ट जनों की संस्था थी, ठीक है, यानी कि जिसमें योग्य व्यक्ति जो थे उसमें इस सभा में बैठते थे, और वह जन या कबीले के न्यायालय का कार्य करती थी, ठीक है। इनके न्यायालय का कार्य करती थी। स्त्रियां से भाग नहीं लेती थी, इस सभा में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। और यहाँ पे नोट के तौर पे है कि ऋग्वेद में एक बार इस सभा में स्त्रियों के भाग लेने का उल्लेख मिला है, ये अपवाद के तौर पे है। अब बात करते हैं समिति के बारे में। यह आम जनता की संस्था थी। समिति क्या थी? आम जनता की संस्था थी। समिति का मुख्य कार्य क्या था? इसके बारे में बात करते हैं। तो राज्य का शासन करना, राजा का चुनाव करना, पद मुक्ति या त्याग का इनका कार्य था समिति का, ठीक है। और इसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी। इसमें सभा में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी, लेकिन इसमें स्त्रियां भाग ले सकती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। अब मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो सभा और समिति की प्रजापति की क्या कहा जाता था, तो पुत्रियां कहा जाता था। तो प्रजापति की पुत्रियां किसको कहा जाता था, तो सभा और समिति को, ये ध्यान दें आप। अब बात करते हैं कि इनकी कानून एवं न्याय व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो कानून के लिए धर्मन शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, कानून के लिए धर्मन शब्द का प्रयोग हुआ है। गांव का न्यायाधीश को ग्रामवादीन कहते थे। ऋग्वेद में मृत्युदंड का उल्लेख नहीं है, यानी कि वहाँ पे मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, और इसके बदले क्या लगाया जाता था, तो जुर्माना लगाया जाता था। तो कैसा जुर्माना, आर्थिक जुर्माना, यहाँ पे कभी पशु हुआ, अनाज हुआ, उसके तौर पे जुर्माना लगते थे। चलिए, ये तो बात हुई आपके ऋग वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति के बारे में। फ्रेंड्स, हम लोग कंपेयर करके दोनों को पढ़ेंगे। अगर हम लोग कंपेयर करके राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी, इसलिए अभी मैंने ऋग वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति पढ़ाया। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति कैसी थी अब वो जानते हैं। तो पहले कबीला को जन कहते थे, तो यानी कि ऋग वैदिक काल में जो थे कबीला को क्या कहते थे, जन कहते थे, बताया था मैंने अभी। लेकिन अब जो थी उत्तर वैदिक काल में कबीले को जनपद, ठीक है, यानी कि जन से के बाद जनपद कहा जाने लगा, किसमें, तो उत्तर वैदिक काल में। चलिए वीडियो का आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं समानतावादी समाज था। पहले क्या था, ऋग वैदिक काल में समानतावादी समाज, एक समान का समाज था, लेकिन अब जो था समाज जो था वो असमानता पर आधारित होने लगा, यानी कि उच्च और निम्न वर्ग में बढ़ गया, ठीक है। अब युद्ध जो था, पहले जो युद्ध था किस पे, तो चारागार पशु के लिए होता था, लेकिन नहीं, अब जो इस पे सीमित ना रह के भूखंडों एवं जनपदों का अधिकार से भी संबंधित हो गया। इनके कारण भी अब युद्ध होने लगा। समिति का महत्व कम हो गया और सर्वोच्च संस्था बन गई, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो थी राजनीतिक स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं ऋग वैदिक काल की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो ऋग वैदिक सामाजिक क्या थे, कबीलाई थे, यानी कि कबीला में रहते थे। पशुपालक एवं कृषि समाज था। परिवार का स्वरूप कैसा था, पितृसत्तात्मक। फ्रेंड्स, मैंने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था कि कैसा था, तो वहाँ पे मातृसत्तात्मक था, लेकिन यहाँ पे जो है कैसा था, तो पितृसत्तात्मक था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, ठीक है, लोग संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार के मुखिया को कुलप कहते थे, और वो मुखिया कौन होता था, तो परिवार का जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था वो परिवार का मुखिया होता था, जिसे कि कुलप कहा जाता था। शुरू में विवाह प्रथा नहीं थी, ठीक है, पहले जो थी विवाह प्रथा नहीं थी, बाद में धृतमा ऋषि ने विवाह का नियम बनाया। और विवाह कैसी कैसी विवाह होने लगी, तो बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, दहेज प्रथा प्रचलित, जबकि बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। यानी कि कौन कौन सी विवाह नहीं थी, तो बाल विवाह और पर्दा प्रथा विवाह नहीं थी, लेकिन बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, ये सारी वहाँ पे तभी प्रचलित थी। चलिए बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति स्त्रियों की कैसी थी। तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, शिक्षा पाने एवं शिक्षा से विवाह, स्वयंवर का तभी अधिकार था, ठीक है, यहाँ पे शिक्षित भी थी स्त्रियाँ उस टाइम में, और उन्हें स्वयं से वर चुन के विवाह करने का अधिकार था। विदुषी स्त्रियाँ कौन कौन सी थी, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, इनको विदुषी स्त्रियाँ कहा गया है। अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह का उदाहरण भी मिलते हैं। देखिए फ्रेंड, अनुलोम विवाह किसे कहते हैं, उच्च कुल का लड़का जब निम्न कुल की लड़की के साथ विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह करता है, और प्रतिलोम विवाह जो होता है उसमें उच्च कुल की लड़की जब निम्न कुल के लड़के से विवाह करती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। सती प्रथा का अभाव था, यानी कि उस टाइम में सती प्रथा नहीं थी, और नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा किसे कहते हैं, नियोग प्रथा का मतलब होता है विधवा विवाह, यानी कि विधवा जब किसी से शादी कर लेती थी तो उसे नियोग प्रथा कहते हैं। आगे चलते हैं, अब इनके सामाजिक दोष के बारे में जानते हैं कि उस टाइम में समाज में कैसा किस प्रकार का दोष पाया जाता था। तो स्त्रियों को केवल 2 अधिकार प्राप्त नहीं थे। देखिए फ्रेंड, सारे अधिकार तो प्राप्त थे, उन्हें शिक्षित भी थी, विवाह भी होता था, विधवा विवाह सारे कुछ था, बाल विवाह भी प्रचलित नहीं थे, लेकिन जो थे राजनीतिक अधिकार और संपत्ति का अधिकार जो था, ये दोनों अधिकार उन्हें उस टाइम में नहीं प्राप्त था स्त्रियों को। ये उनके दोष हैं सामाजिक स्थिति के। चलिए अब बात करते हैं वर्ण व्यवस्था कैसी थी। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक विराट पुरुष यानी कि आदि पुरुष की कल्पना की गई है। तो किस मंडल में, तो 10वें मंडल में, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है, ठीक है। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति जो है वो मुख से मानी गई, ऐसा माना जाता है वो शिक्षा के का कार्य करने के लिए ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो भुजा से, और उनका कार्य क्या था, तो युद्ध करना। वैश्य की उत्पत्ति उदर से, और उनका कार्य कृषि या व्यवसाय करना। शूद्र
यानी चरण से उसकी उत्पत्ति हुई और काम क्या था, सेवा करना। लेकिन मैंने यहाँ पे नोट के तौर पे लिखा है इस काल में व्यवसाय बदले जा सकते थे, यानी ऐसा नहीं था कि शूद्र जो था वो सिर्फ सेवा करेगा, वो शिक्षा भी प्रदान कर सकता था, दे सकता था, और युद्ध भी कर सकता था, कृषि भी कर सकता था। ब्राह्मण जो था वो सेवा भी कर सकता था, यानी कि इस चारों के जो व्यवसाय थे वो बदले जा सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मनोरंजन के क्या क्या साधन थे उस टाइम में। तो नृत्य, संगीत, घुड़दौड़, जुआ, मलयुद्ध, रथदौड़, आखेट, ये सब जो थे वो मनोरंजन के साधन थे। अब मैंने नोट के तौर पे लिखा है रथदौड़ से बाद में वाजपेयी यज्ञ संबंधित हो गया। चलिए बात करते हैं पोशाक के बारे में, किस प्रकार के पोशाक पहनते थे वो लोग। तो नीवी, तो अंदर के वस्त्र को नीवी कहा जाता है, ऊपर के वस्त्र को अधिवास कहा जाता था, और जो था विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र को वधूवह कहा जाता था। ठीक है, और ये सारे जो वस्त्र थे वो सूत, ऊन और मृगचम के बने होते थे। ठीक है, ये भी ध्यान दें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कताई बुनाई करने वाली स्त्री को सिरी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहते थे, सिरी कहलाती थी। कताई जो बुनाई करती थी उन स्त्री को सिरी कहलाती थी। ऋग्वेद में जुल्हा को वाय और करघा को तसर कहा गया। ये सब भी कभी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद में जुल्हा को क्या कहा जाता है, सब ध्यान दीजिए आप, इस सबको नोट करते जाइए। ठीक है, गले में निस्क, कान में कर्ण शोभन, सिर पर कुंभ नामक आभूषण पहनते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहते थे, तो कुलाल कहते थे। खान पान कैसा था इनका, तो दूध से बने भोजन इनका प्रमुख भोजन था। अनाज की बात करते हैं तो यव्य, देखिए बहन यहाँ भी यव्य शब्द यहाँ पे हुआ है, और जिसे यव को कहते थे जौ कहा गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वैदिक काल में यव को क्या कहा जाता था, तो जौ कहा जाता था। ठीक है, मतलब कि जौ ही यव कहा जाता था, मतलब कि जौ को यव कहा जाता था। और पेय पदार्थ कैसा था, तो उनका सोमरस था। फ्रेंड्स ये था ऋग्वैदिक काल के बारे में, और मैंने उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ा, तो ये वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 था। आगे मैं पार्ट 2 भी लाऊंगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं साथ आते हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई नहीं मतलब कि इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।